सालों तक आपने सुना कि ईरान एक अजेय सैन्य शक्ति है, कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड सर्वश्रेष्ठ में भी सर्वश्रेष्ठ है। कट्टर सैनिक जो बिना हिचकिचाए शासन के लिए अपनी जान दे देंगे। वे लोग जिन्होंने दशकों तक इजराइल पर मिसाइलें तानी, दुनिया के सबसे बड़े तेल मार्ग को बंद करने की धमकी दी और पश्चिम को नष्ट करने की कसम खाई। आपने ये सुना, पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन ये झूठ था। और इस झूठ का खुलासा सबसे पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने नहीं किया, ना ही इजराइल ने, बल्कि खुद रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सैनिकों ने किया। क्योंकि आज वे लोग अफगानिस्तान भाग रहे हैं, भेष बदलकर, नकली पासपोर्ट के साथ छुपकर सीमा पार कर रहे हैं। आम अपराधियों की तरह। एक सेकंड के लिए सोचो, उन्होंने अफगानिस्तान को तरजीह दी, जो दुनिया के सबसे खतरनाक और बदहाल देशों में से एक है, बजाय इसके कि वे उस शासन के लिए लड़ते रहे जिसकी मरते दम तक रक्षा करने की उन्होंने कसम खाई थी। ये साधारण पलायन नहीं, बल्कि पतन है। इस वीडियो में आप ठीक ठीक समझेंगे कि क्या हो रहा है और ऐसा क्या क्रूर था कि 40 साल पुराने शासन की सैन्य एलिट ने अफगानिस्तान को बाहर निकलने का रास्ता चुना। लेकिन मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं, ये वीडियो सिर्फ ईरान के बारे में नहीं है। ये उस बारे में है जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश दूसरे की चुप्पी को कमजोरी समझ लेता है तो क्या होता है। इस बात को याद रखिए, इसका अंत में बहुत मतलब निकलेगा। जो कुछ हो रहा है उसकी गंभीरता को समझने के लिए आपको जानना होगा कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कौन है। ये कोई आम सेना नहीं है। इस्लामिक क्रांति के तुरंत बाद 1979 में बनाई गई रिवॉल्यूशनरी गार्ड को एक बहुत ही खास मिशन के साथ बनाया गया था, शासन की रक्षा करना। देश की नहीं, शासन की। ये ऐसा है जैसे आप अपने ही देश के अंदर एक समानांतर सेना बना ले, जो सबसे कट्टर और सर्वोच्च नेता के प्रति सबसे वफादार लोगों से बनी हो। मारने के लिए प्रशिक्षित, मरने के लिए प्रशिक्षित और सबसे महत्वपूर्ण, कभी सवाल न करने के लिए प्रशिक्षित। वे ईरानी अर्थव्यवस्था का हिस्सा नियंत्रित करते हैं। लेबनान में हिजबुल्ला और फिलिस्तीन में हमास जैसे सशस्त्र समूहों को वित्त पोषित करते हैं। ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और जासूसी नेटवर्क चलाते हैं। ये शासन की सशस्त्र शाखाएं हैं जो ईरान में और बाहर भी काम करते हैं। दशकों तक पश्चिमी दुनिया ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड को मध्य पूर्व के सबसे खतरनाक सैन्य संगठनों में से एक माना है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे आधिकारिक तौर पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया है। ये वही लोग हैं जो आज फर्जी पासपोर्ट के साथ अफगानिस्तान की सीमा पार कर रहे हैं। लेकिन ये जानने के लिए कि ये लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपको कुछ महीने पीछे जाना होगा। अफगानिस्तान की सीमा पर पतन शुरू नहीं हुआ था, बल्कि एक मीटिंग रूम में हुआ और वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। कई महीनों तक अमेरिका और ईरान ने परमाणु समझौते की कोशिश की। बातचीत ओमान और जिनेवा में हुई थी, जिसमें ओमान सरकार के प्रतिनिधि दोनों पक्षों के बीच संदेशवाहक के रूप में काम कर रहे थे। चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान सीधे बात नहीं करते, अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकोफ और सलाहकार जेरेड कुशनर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ईरानी पक्ष की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची समूह का नेतृत्व कर रहे थे। अमेरिकियों ने मेज पर एक प्रस्ताव रखा और वह एक उदार प्रस्ताव था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि हम आपको तैयार संवर्धित परमाणु ईंधन देंगे, जो आपके पूरे ऊर्जा नेटवर्क को 10 साल तक चलाने के लिए पर्याप्त होगा, पूरी तरह से मुफ्त में। शर्त बस इतनी है कि आप अपने क्षेत्र में यूरेनियम संवर्धन बंद करें। आप परमाणु ऊर्जा जारी रख सकते हैं, लेकिन अब संवर्धन नहीं होगा। सोचिए, इस प्रस्ताव का क्या मतलब था। अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम सच में शांतिपूर्ण होता, जैसा कि शासन ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र और पूरी दुनिया के सामने दावा किया है, तो यह एक आदर्श समाधान होता। ऊर्जा की गारंटी, न कोई प्रतिबंध, न कोई संघर्ष। लेकिन ईरान ने इसे ठुकरा दिया, और वो भी शालीनता से नहीं। अराक्ची ने कहा कि ईरान को अपने क्षेत्र में अपना खुद का यूरेनियम बनाने का पूर्ण अधिकार है और उसने इससे पीछे हटने से इनकार कर दिया। उस समय
अमेरिकियों को समझ आ गया कि असल में क्या हो रहा था। अगर आप मुफ्त ईंधन ठुकराते हैं तो साफ है कि आपको ईंधन नहीं बल्कि उत्पादन प्रक्रिया चाहिए। आप केवल प्रक्रिया को ही क्यों चाहते हैं? इसका एक ही कारण है कि आपका अंतिम उद्देश्य बिजली नहीं बल्कि बम है। लेकिन फिर सबसे डरावना हिस्सा आया। खुद बातचीत के दौरान ईरानी प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिससे अमेरिकी लोग हैरान रह गए। ईरान ने स्वीकार किया कि उसके पास लगभग 10,000 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है। इस कुल मात्रा में से लगभग 1,000 किलोग्राम एक अधिक शक्तिशाली संस्करण में था जिसे 20% कहा जाता है, और 460 किलोग्राम एक और भी शक्तिशाली संस्करण में था जिसे 60% कहा जाता है। आपको अंदाजा देने के लिए एक परमाणु बम बनाने के लिए 90% तक संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। आप 60% पर पहले ही काफी करीब हैं। ये ऐसा है जैसे आप सबसे ऊपर की मंजिल पर हों, शिखर से ठीक पहले। और ईरानियों ने न सिर्फ इसे स्वीकार किया बल्कि उन्होंने इस पर घमंड किया। विटकॉफ ने हमले के बाद एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि खुद ईरानी वार्ताकारों ने उन्हें गर्व से बताया था कि वह भंडार 11 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त था। 11 शांति वार्ता में विटकॉफ ने बताया कि वे लोग शर्मिंदा नहीं थे बल्कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के निरीक्षकों को धोखा देने पर गर्व महसूस कर रहे थे, जिन्हें ऐसी सामग्री पर नियंत्रण रखना था, न कि चेतावनी के रूप में बल्कि धमकी के रूप में। 460 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम, 1,000 किलोग्राम 20% संवर्धित यूरेनियम और बाकी 3.67% पर है। वे सामग्री संवर्धन के लिए खुद की सेंट्रीफ्यूज बनाते हैं, इसलिए उन्हें रोकना लगभग असंभव है। उनके पास इसका असीमित भंडार है। तब अमेरिकी टीम ने समझ लिया कि अब बातचीत के लिए कुछ नहीं बचा। बातचीत अब धमकाने की होड़ बन गई थी। एक खास तौर पर तनावपूर्ण सत्र में अराक्ची ने विटकॉफ के खिलाफ आवाज उठाई और चिल्लाने लगे। विटकॉफ खड़े हो गए और बोले कि वे बस यहां से जा सकते हैं अगर ईरान इसी तरह से चीजों को चलाना चाहता था। लेकिन नुकसान हो चुका था। अमेरिका को वहां वह पुष्टि मिल गई थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। ईरान बातचीत का सिर्फ दिखावा कर समय हासिल कर रहा था और अपना कार्यक्रम पूरा कर रहा था। फैसला ले लिया गया। अब सोचिए, एक पल के लिए ईरान ने अभी अभी ये स्वीकार किया है कि उसके पास 11 बमों के लिए सामग्री है। उसने अमेरिकी राजनयिक पर चिल्लाया और मुफ्त ईंधन भी मना कर दिया। अगर आप उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो क्या करते? क्या आप कोई प्रतिबंध लगाते? क्या आप संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई बैठक बुलाते या और ज्यादा बातचीत करते? संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिक्रिया ऐसी थी जिसकी दुनिया ने उम्मीद नहीं की थी। और यहाँ वो सवाल उठता है जो इस वीडियो में सब कुछ तय करेगा। एक देश क्या करता है जब उसे पता चलता है कि वह ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जो कभी झुकने वाला नहीं था और 11 बम बनाते हुए सिर्फ वक्त निकाल रहा था? क्योंकि इसके बाद अमेरिका ने न तो कोई राजनयिक संदेश भेजा, न अधिक प्रतिबंध लगाए, न ही संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठक बुलाई। इसके बाद जो हुआ वह कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी और खुद ईरान ने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक समन्वित सैन्य अभियान शुरू किया। अमेरिकी पक्ष में इस अभियान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया। एपिक फ्यूरी। इजरायली पक्ष में रोरिंग लॉयन। अमेरिकी सशस्त्र बलों की सभी शाखाओं ने भाग लिया। सेना, नौसेना, मरीन, वायुसेना, अंतरिक्ष बल और रिजर्व सैनिक, सभी एक साथ इजरायली बलों के साथ एकीकृत होकर ऐसे पैमाने पर जो आधुनिक इतिहास में नहीं देखा गया था।
अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने महीनों तक ईरानी शासन के शीर्ष नेताओं की गतिविधियों पर नजर रखी थी। उन्हें पता था कि वे कहां होंगे, जब और कैसे। एक सुबह ईरानी शासन के 49 नेता नाश्ते के लिए इकट्ठा हुए। इस दृश्य की कल्पना कीजिए। ईरान के सबसे ताकतवर लोग, जनरल, कमांडर, सर्वोच्च नेता के सलाहकार एक कमरे में बैठे हुए, युद्ध के बारे में बातें, जो आने वाला था, यह एहसास कि वे सुरक्षित हैं। उन्होंने सैन्य तर्क के आधार पर सुबह का समय चुना। सुबह के समय हवाएं हवाई हमलों के लिए कम अनुकूल होती है। सूरज पायलटों की दृष्टि को प्रभावित करता है। सिद्धांत रूप में यह इकट्ठा होने का सबसे सुरक्षित समय था, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी को भी यह पता था। उन्हें समय के बारे में पता था, उन्हें जगह के बारे में पता था, उन्हें पता था कि कौन किस कुर्सी पर बैठेगा। अमेरिकियों को पता था कि ईरान के सबसे सुरक्षित नेता कहां होंगे। समय, जगह, नाम, ये किस्मत नहीं है, ये शासन के दिल में वर्षों की खुफिया घुसपैठ है। मिसाइलें इतनी तेजी से आई कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हो पाई। एक ही ऑपरेशन में 49 नेता मारे गए। ईरानी शासन के शीर्ष नेताओं को मिनटों में खत्म कर दिया गया और उनके साथ आयतुल्लाह अली खमेनी, ईरान के सर्वोच्च नेता, वो व्यक्ति जिसने दशकों तक देश को नियंत्रित किया, शासन की सबसे शक्तिशाली शख्सियत, मारा गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ दिनों बाद खामनेई पर टिप्पणी करते हुए सीधे कहा, मैंने उस तक उससे पहले पहुंच गया, उससे पहले कि वह मुझ तक पहुंचता। उन्होंने 2 बार कोशिश की, लेकिन मैं पहले पहुंच गया। ये ट्रंप के खिलाफ 2024 के चुनावी अभियान के दौरान उन पर हुई हत्या की कोशिशों की ओर सीधा इशारा था, जिन्हें ईरानी एजेंटों से जोड़ा गया था। खबर पक्की होते ही पूरी दुनिया हैरान रह गई, लेकिन ईरान में यह सदमा एक अलग ही स्तर का था। ईरानी शासन ने जवाब देने की कोशिश की। पहले हमलों के 2 घंटे के अंदर ही ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और इजरायली ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी। विदेश मंत्री ने लाइव इंटरव्यू में आकर कहा कि कुछ भी नहीं बदला है, सैन्य क्षमता पूरी तरह सुरक्षित है और नए कमांडर पहले से ही अपनी जगह पर हैं। लेकिन आंकड़े एक बिल्कुल अलग कहानी बता रहे थे। अगले कुछ दिनों में मारे गए कमांडरों की गिनती लगातार बढ़ती रही। रिवॉल्यूशनरी गार्ड का कमांड सिस्टम सटीकता से और बिना रुके पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को पता था कि नेता कौन है, वे कहां हैं, कब मिलते हैं, और उसने उन्हें एक एक करके खत्म कर दिया। जनरल डैन केन, जो अमेरिकी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च प्रमुख हैं, ने कहा कि यह ऑपरेशन महीनों और कुछ मामलों में वर्षों की सावधानीपूर्वक योजना का परिणाम था। यह कोई आवेग में किया गया हमला नहीं था, बल्कि असाधारण खुफिया कार्य का परिणाम था। और यहीं से रिवॉल्यूशनरी गार्ड के अंदर फूट पड़नी शुरू हो गई, क्योंकि लड़ाई हारना एक बात है, सेनाएं लड़ाइयां हारती हैं और आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन रिवॉल्यूशनरी गार्ड के अंदर जो हो रहा था वो सिर्फ सैन्य हार नहीं थी, वो कुछ और गहरा था, वो विश्वास का टूटना था। रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सैनिक भागने लगे, ना तो चुपचाप, ना ही संगठित तरीके से, बल्कि अराजक, हताश तरीके से। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, जैसे भी कर सकता था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे, जिनमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सदस्य ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर दिख रहे थे। कल्पना कीजिए, युद्ध के लिए प्रशिक्षित सैनिक जो अपनी वर्दी के ऊपर आम नागरिकों के कपड़े पहन रहे हैं, साधारण बैग ले जा रहे हैं और ऐसे दस्तावेज दिखा रहे हैं जिन पर उनके नाम नहीं है। सीमा पार करते हुए आम नागरिकों के साथ कतार में खड़े, बिना किसी का ध्यान खींचे, डरे हुए, यह न जानते कि आगे क्या होगा। अफगानिस्तान, जहां तालिबान का शासन है, जहां बुनियादी ढांचा और सुरक्षा नहीं है, दशकों की जंग से तबाह है और धरती पर रहने के लिए सबसे कठिन जगहों में से एक है, फिर भी उन्होंने यही जगह चुनी। यह बात उस समय
रिवॉल्यूशनरी गार्ड के नैतिक और मानसिक हालात के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन सिर्फ आम सैनिक ही नहीं, बल्कि फील्ड कमांडर और उच्च पदस्थ अधिकारी भी इससे भी गंभीर चीज की धमकी देने लगे, सार्वजनिक रूप से शासन को छोड़ने की। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कमांडरों के एक समूह ने बचे हुए नेतृत्व को साफ संदेश भेजा, या तो शासन कोई राजनीतिक रास्ता निकालता है या वे सार्वजनिक रूप से सामने आकर घोषणा करेंगे कि वे अब दूसरी तरफ हैं। और अगर कमांडर खुलकर पीठ फेर लेते हैं तो जो भी रिवॉल्यूशनरी गार्ड बची है वो कुछ ही घंटों में बिखर जाएगी। ईरान के विदेश मंत्री ने खुद एक लाइव इंटरव्यू में आखिरकार साफ साफ वही बात मान ली जो सबको पता थी। जब पत्रकार ने पूछा कि हमलों के पहले ही मिनटों में कितने कमांडर मारे गए, तो जवाब था, हमने कुछ कमांडर खो दिए हैं। यह एक तथ्य है। उन्होंने तुरंत बात को हल्का करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि सैन्य क्षमता अब भी बरकरार है। लेकिन सच्चाई तो सामने आ चुकी थी और दुनिया ने सुना। ट्रंप ने अपनी ओर से रिवॉल्यूशनरी गार्ड, सशस्त्र बलों और ईरानी पुलिस के सदस्यों को सीधी और सार्वजनिक पेशकश की। उन्होंने कहा, अब अपने हथियार डाल दो और तुम्हें पूरी तरह से माफी मिल जाएगी, या फिर निश्चित मौत का सामना करो। मैं आज कहता हूं कि तुम्हें अपने हथियार डाल देने चाहिए और पूरी तरह से माफी मिल जाएगी, या फिर दूसरा विकल्प है निश्चित मौत का सामना करना। पूरी तरह से माफी। एक दुश्मन शासन की सेना के लिए यह एक अभूतपूर्व प्रस्ताव था, लेकिन एक असली समस्या थी। वहां पर अमेरिकी सैनिक नहीं थे जो भगोड़ों को स्वीकार कर सके। ईरान में संगठित विपक्ष को शासन ने वर्षों में खत्म कर दिया। नेताओं को गिरफ्तार किया, फांसी दी या निर्वासन के लिए मजबूर किया। कोई प्रतिरोध संरचना नहीं थी जहां भगोड़े भाग कर जा सके। इसी वजह से कई लोग एकमात्र ऐसी जगह गए जहां वे पहुंच सकते थे, अफगानिस्तान की सीमा। खामनेई की मौत और शीर्ष नेतृत्व के खत्म हो जाने के बाद ईरान बिना किसी स्पष्ट नेतृत्व के रह गया। जिस व्यक्ति ने नियंत्रण संभाला वो अली लारिजानी था, जो ईरानी संसद के पूर्व अध्यक्ष थे और अब देश पर शासन करने वाले सुरक्षा समूह के बचे हुए हिस्से के जिम्मेदार थे। यही वह व्यक्ति है जो शासन के बचे हुए हिस्से को संभालने की कोशिश कर रहा है। लारिजानी सार्वजनिक रूप से प्रतिरोध की मुद्रा रखते हैं। उनसे जुड़े एक सोशल मीडिया अकाउंट ने कहा कि ईरान अमेरिका से बात नहीं करेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि लारिजानी ने ओमान में बिचौलियों के जरिए अमेरिकियों से संपर्क कर संवाद फिर शुरू करने की कोशिश की। सार्वजनिक रूप से वे प्रतिरोध की मांग करते हैं, लेकिन निजी तौर पर मदद मांगते हैं। ट्रंप ने कहा कि बातचीत पर विचार हो रहा है, लेकिन उन्होंने दुनिया को ईरान की स्थिति भी याद दिलाई। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग जिनसे हम बातचीत कर रहे थे अब मौजूद नहीं हैं, वे मर चुके हैं। दूसरे तीसरे स्थान वाले भी मर चुके हैं। उन्हें पहले ही सौदा कर लेना चाहिए था, उन्होंने बहुत देर कर दी। ईरान ने भी यह स्पष्ट कर दिया था कि वह उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार है जिनकी कल्पना कुछ महीने पहले तक असंभव थी। संयुक्त राज्य अमेरिका को एक वैध देश के रूप में मान्यता देना, इजराइल को नष्ट करने के घोषित लक्ष्य को छोड़ना और उन सख्त कानूनों को ढीला करना जो दशकों से ईरानी जनता को दबा रहे हैं। लेकिन ट्रंप कोई जल्दी नहीं दिखा रहे थे और जब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ती तब तक शासन अंदर ही अंदर कमजोर होता जा रहा है। इस कहानी में एक बात है जिसे अधिकतर लोगों ने नहीं देखा और शायद यह सबसे स्पष्ट संकेत है कि शासन जान चुका है कि वह हार गया है। सोचिए, इस पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ। ईरान बातचीत के लिए आया, लेकिन बातचीत की जगह डराने की कोशिश की। द आर्सेनल ने बताया, उसने अपने 11 बमों का घमंड किया, अमेरिकी राजनयिक पर चिल्लाया। उसे लगा कि वह ताकत की स्थिति में है। लेकिन यही घमंड था जिसने शासन का भाग्य तय कर दिया, क्योंकि जब उसने परमाणु कार्यक्रम का आकार उजागर किया तो ईरान ने अमेरिकियों को कार्रवाई करने का एकदम सही बहाना दे दिया। जब वो चिल्लाया और सभी समझौतों से इनकार किया, उसने आखिरी कूटनीतिक दरवाजा भी बंद कर दिया। जब उसने खुद को अजेय माना, उसने गलत समय पर सतर्कता कम की।
इसे एक नाम दिया गया है, घमंड। जब एक पक्ष खुद को इतना शक्तिशाली महसूस करता है तो वह ऐसी गलतियां करने लगता है जो एक कमजोर प्रतिद्वंदी कभी नहीं करेगा। और इतिहास में घमंड ने ईरान से भी बड़े साम्राज्यों को गिरा दिया है। उस शासन को सिर्फ अमेरिकी मिसाइलों ने नहीं गिराया, बल्कि उसकी अपनी ये पक्की सोच कि वह अजेय है, उसी ने उसे बर्बाद कर दिया। अब मैं तुमसे एक सरल सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं सच में तुम्हारा जवाब टिप्पणियों में पढ़ना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि ईरानी शासन इस संघर्ष से बच पाएगा या यह उसका अंत है? नीचे लिखे। कोई सही जवाब नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। अगर ये वीडियो आपको दुनिया में क्या हो रहा है समझने में मददगार रहा तो इसे उन लोगों से साझा करें जो जानना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते इन विषयों को बिना किसी लाग लपेट के कवर करते हैं। अगली बार मिलते हैं।